नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडिया जीके क्लासेज पर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते आ रहे होंगे। और आज भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, जीके जीएस पर आधारित क्लास है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और क्लास को लास्ट लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो एक बार क्लास को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके और साथी भी हमारी जो क्लास है उससे जुड़ पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को तैयार करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका बहुत कम समय लेते हैं, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड रहेंगे। तो देख लीजिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए होता है आर के नारायण, अरविंद अडिगा, अरुंधति राय, शशि थरूर। तो जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन को जानते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक बता दीजिए। तो बहुत प्यारा सेशन है। ठीक है साथियों, तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा? शशि थरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हाँ आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपके शशि थरूर। इनकी एक पुस्तक और है, उसका नाम क्या है? वाई आई एम हिंदू। आपने सुना होगा वाई आई एम हिंदू। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है इनका नाम लिखती चलिए, आप लिख लीजिए, पेन कॉपी साथ रखिए अपनी। तो मैं बता रहा हूँ अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। और इनकी एक पुस्तक और है, वाई आई एम हिंदू। ठीक है, अब आपके सामने एक अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा जी की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या होता है? एक अरुंधति राय, ठीक है, और आर के नारायण। तो इन तीनों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। आर के नारायण की पुस्तक कौन कौन सी? इनकी दो पुस्तक है फेमस। ठीक है, एक तो है वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर दी महात्मा, वेटिंग फॉर दी महात्मा। इनकी एक पुस्तक का और नाम है, उसका भी नाम लिख लीजिए, फेमस है ये, बार बार पूछी जाने वाली है, एसएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन ये, मालगुडी डेज। ठीक है, याद ना, मालगुडी डेज कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, आर के नारायण की। और वेटिंग फॉर महात्मा ये भी किसकी है? आर के नारायण की। अब बात करते हैं आपके अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की पुस्तक कौन सी होती है? द व्हाइट टाइगर। ठीक है, द व्हाइट टाइगर, ये किसकी पुस्तक होती है आपकी? तो ये होती है अरविंद अडिगा की। ठीक है, अब आपके आते हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी होती है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसको जरूर याद रखना कभी भी पूछा जाए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी पुस्तक है? तो ये होती है आपकी अरुंधति रॉय की। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग काफ़ी बार पूछी जाती है एसएससी से। तो एक तो मालगुडी डेज आर के नारायण की, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? ये अरुंधति रॉय की। तो इनको जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन डी शशि थरूर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इबन बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो कौन था उस समय? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो कौन थे साथियों, बताइए। जब इबन बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर की बात करते हैं, बताइए। तो इसका आंसर कौन होगा? ठीक है, तो बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन होता है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? इनको 22 भाषाओं की नॉलेज थी। ठीक है, इनको 22 भाषाओं की नॉलेज थी। इसको बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख, ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख कई नामों से जाना जाता है। इनको सनकी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी के नाम से, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से, पागल बादशाह, ठीक है, पागल बादशाह भी इसी को कहा जाता है, पागल बादशाह। तो याद ना। और रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, ठीक है, रक्त पिपासु किसे कहा जाता है?
मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। इसे कितनी भाषाओं का ज्ञान था? इसे 22 भाषाओं का ज्ञान था। और इसके कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल क्या होता है? इसने अपना शासन कब तक जमाया था? तो 1325 से 1351, ठीक है, इसका शासनकाल था 1325 से लेकर 1351। और इसके दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता। और इब्न बतूता की एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम भी छाप लीजिए। मोरक्को का यात्री था। कहाँ का रहने वाला था? ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, प्रसिद्ध पुस्तक है ये। कभी भी पूछा जाए इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी होती है? रेहला। और ये मोरक्को से आने वाला यात्री था, ठीक है साथियों। और इसने जो आपका होता है मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब एक बात और करते हैं, इसने किसका मकबरा बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो निजामुद्दीन औलिया होते ना, उसका मकबरा बनवाया था इसने, निजामुद्दीन औलिया। कभी भी पूछा जाए भविष्य में आपसे क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इसका मकबरा किसने बनवाया था? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तो इसी ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनको जरूर देखिए लास्ट तक और नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चनों को। तो निम्नलिखित में कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? वैजंतीमाला, गुलाबो सपेरा, शोभा नायडू या दर्शना जावेरी? तो कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका प्रसिद्ध कलाकार होता है गुलाबो सपेरा, ठीक है, ऑप्शन बी गुलाबो सपेरा इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। ये कहाँ की, ये जो कालबेलिया नृत्य ये कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है। इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की अमूर्त धरोहर, ठीक है। एक तो होती है कौन सी? मूर्त धरोहर, और एक कौन सी होती है? अमूर्त धरोहर। तो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? इसको 2010 में। कभी भी पूछा जाता है, ये पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यूनेस्को में कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया था? तो इसको सन 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखना। वर्तमान में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है वर्तमान में? 15। और 15वीं नंबर की कौन सी होती है? आपकी गरबा। और ये गरबा कहाँ की है? जो गरबा नृत्य है ये नवीनतम अमूर्त धरोहर है, ठीक है। ये कहाँ की होती है? आपकी गुजरात की। तो कभी भी पूछा जाए भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी होती है? यूनेस्को धरोहर, तो गरबा होती है। और उसको ये कहाँ की होती है? गरबा गुजरात की, ठीक है। ये तो इसका हो गया आंसर गुलाबो सपेरा। अब आपके पास ऑप्शन है एक वैजंती माला। वैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध होता है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का? आपको पता होगा, तमिलनाडु का। और वैजयंती माला भी कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की रहने वाली है, ठीक है। तो याद ना, वैजयंती माला भरतनाट्यम, गुलाबो सपेरा आप कालबेलिया होगी। शोभा नायडू, तो शोभा नायडू कहाँ की होती है? तो ये कुचिपुड़ी की होती है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपको पता ही होगा कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी होता है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको तो भूलना नहीं है। और दर्शना जावेरी का संबंध किस नृत्य से? तो इसका संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से। तो मैंने आपको 4 जावेरी बहनी बताई थी ना, उनमें से एक होती है दर्शना जावेरी। 4 जावेरी बहनी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। एक तो दर्शना बताई थी। कभी भी पूछा जाए 4 जावेरी बहनों का संबंध किससे है? दर्शना, एक आपकी होती है नैना, ठीक है। इन चारों का नाम याद रखना, रंजना, दर्शना, नैना, रंजना और एक सूर्णा, सूर्णा, ठीक है। ये 4 बहनें, कभी भी पूछा जाए ना जावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो याद रखना, भूलना नहीं है, मणिपुरी नृत्य से। उनमें से कभी भी एक का भी नाम पूछा जाए ना तो भी वो मणिपुरी से संबंध होगी, तो भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और शोभा नायडू किस नृत्य से संबंध है इनका? शोभा नायडू का कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी का कहाँ का है नृत्य? आंध्र प्रदेश का। वैजयंती माला कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, वैजयंती माला आपकी तमिलनाडु से, ठीक है साथियों। इनको भूलना नहीं है, इनको याद रखना। अब आपके एक फेमस कलाकार होती है जैसे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि यामिनी कृष्ण मूर्ति होती है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। कभी भी पूछा जाए यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से?
तो इनका संबंध भी एक तो भरतनाट्यम से होता है, ठीक है, एक तो भरतनाट्यम से और एक कुचिपुड़ी से। तो इसको भी जरूर याद रखना। कभी भी यामिनी कृष्ण मूर्ति का पूछा जाए, इनका संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से इनका संबंध है, ठीक है। भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो याद ना, कभी भी भारत में शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, ठीक है, क्लासिकल डांस, तो कुल कितने होते हैं? 8, ठीक है, 8। और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने बताए गए हैं? जो आपका संस्कृति मंत्रालय होता है वो कितना बताता है? संस्कृति मंत्रालय ये कहते हैं कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 9, 8 + 1, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य बताता है संस्कृति मंत्रालय? 9, ठीक है। वैसे भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो याद ना, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूछा जाए तो याद ना 9 होते हैं, ठीक है। और 9वां कौन सा होता है? वो 9वां होता है आपका छऊ नृत्य, ठीक है। मैंने छऊ नृत्य बताया था। छऊ नृत्य का संबंध किस किस राज्य से है? एक तो आपका उड़ीसा से, झारखंड, ठीक है, झारखंड, एक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से किसका संबंध है? छऊ नृत्य के, ठीक है। इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सभी साथियों को पता होगा आसानी से, सत्यार्थ प्रकाश ही होगी, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश। इनके बारे में पता है किसी को? इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? बताइए, किसी साथी को पता है? तो इनकी पुस्तक होती है एक तो सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा। तो कभी भी पूछा जाए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो कभी भी पूछा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 अप्रैल, ठीक है। डेट याद मत रखो, जरूरी नहीं है, लेकिन सन जरूर याद रखना, 1875 में, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना मुंबई में? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। इसको याद, इन्होंने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र तो सभी जानते होंगे, कौटिल्य की पुस्तक है ये। कौटिल्य, इनको किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य, ठीक है। एक नाम से और जाना जाता है विष्णुगुप्त, ठीक है। इनके कई नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इनकी पुस्तक कौन सी होती है? अर्थशास्त्र, ठीक है। और कभी भी आधुनिक अर्थशास्त्र का पूछा जाए ना, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक वो होते हैं क्या? आपके एडम स्मिथ, ठीक है, याद रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आपकी आ चुकी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बता दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, पता है किसकी ये पुस्तक? ये सभी पुस्तक किसकी होती हैं? ये किसके द्वारा रची गई है? ये सभी कालिदास के द्वारा। तो इन सभी जो इनकी रचना है उनको सभी को याद रखना। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम, खूब पढ़ा होगा आपने मेघदूतम के बारे में। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, एक ऋतु संहार, ऋतु, ठीक है, यहां लिख देता हूं ऋतु संहार, तो इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऋतु संहार एक कौन सी होती है? मालविकाग्नि मित्र, ठीक है। तो ये 4-5 पुस्तक हो गई, इनको नोट कर लीजिए सभी साथी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खां, बेगम हजरत महल। अब क्रांति से संबंध क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको तो घोल कर पी जाइए। क्रांति को, जो 1857 की क्रांति है ना, इससे संबंध किस क्षेत्र से किन्होंने नेतृत्व किया था, इन सबको रट लीजिए, ठीक है। भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन कीजिए। 1-2 बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इनको बार बार देखोगे ना, एक पेज में लिख लीजिए, और वो पेज में चलते हुए, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी से निकलते हो तो एक बार देख लीजिए, लाइब्रेरी जाते हो उससे पहले देख लीजिए, ठीक है। तो 1-2 बार देखोगे ना
दिन में, तो आपको 2-3 दिन में आसानी से याद हो जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। तो ऐसे एक ट्रिक है मेरी, जो वो ट्रिक फॉलो करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। 1857 क्रांति कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आज मैं कंप्लीट लिखा देता हूँ, आप उतार लेना, फिर इनको बार बार रिवीजन करना। तो 1800 लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल के द्वारा। तो इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी साथ रखिए। पहले बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, जो क्रांति शुरुआत हुई थी, 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था, ये कहाँ से हुआ था? तो ये याद रखना, मेरठ से हुआ था इसकी शुरुआत। पहले तो इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी, 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किस जगह से? तो झांसी से। तो याद ना, तो ये कहाँ से शामिल थी? झांसी से, ठीक है। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का? कुंवर सिंह ने, ठीक है। इनको नोट करते चलिए। और बेगम हजरत महल का हो गया आपका लखनऊ से। अब बात करते हैं बख्त खां, ये इंपॉर्टेंट है। बख्त खां ये साथियों दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का नेतृत्व फिर आप पूछोगे सर वो तो बहादुर शाह जफर कर रहा था दिल्ली का नेतृत्व, तो फिर ये बख्त खां कहाँ से आ गया? बहादुर शाह जफर आप जानते होंगे, अंतिम मुगल बादशाह हुआ था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, दिल्ली का नेतृत्व कौन करता है? बहादुर शाह जफर करता है। लेकिन साथियों ये नाम मात्र का ही रहा, ठीक है, ये नाम मात्र का था। सारा काम काज कौन संभालता था? जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर कर रहा था 1857 की क्रांति में। लेकिन बहादुर शाह जफर होता है ये नाम मात्र का ही, ठीक है, नाम मात्र का ही नेतृत्व कर रहा था। लेकिन वास्तविक बात करें ना, वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? दिल्ली का कामकाज पर पूरा कामकाज कौन संभाल रहा था? ये बख्त खां संभाल रहा था। तो याद रखना, बख्त खां भी यहाँ होता है, ठीक है, इसको याद रखना। और एक चीज और है आपको बता दूं, जो बहादुर शाह जफर होता है ना, बहादुर शाह जफर इसको काला पानी की सजा दी गई थी रंगून में। रंगून वर्तमान में इसका नाम क्या है? म्यांमार। तो रंगून में इसको कौन सी सजा दी गई थी? काला पानी की सजा। तो कभी भी पूछ जाए बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा कहाँ दी गई थी? रंगून में, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? वो म्यांमार, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिए। और आप पूछो तो कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि बरेली से किसने नेतृत्व किया था? कभी भी बरेली का पूछ जाए तो बरेली से याद रखना, बरेली से होते हैं खान बहादुर खान, ये होता है खान बहादुर खान बरेली से। बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने, ठीक है। एक होते हैं नाना साहब और तात्या टोपे, उन्होंने किया था कानपुर से। तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का? एक तो होते हैं नाना साहब, ठीक है, नाना साहब का काफी बार, एक तो नाना साहब का पूछा जाता है, एक किसका पूछा जाता है आपका? तात्या टोपे का। तो कानपुर से कौन कर रहे थे? तात्या टोपे और नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? इलाहाबाद से आपके करते हैं कौन? लियाकत अली, ठीक है, ये इलाहाबाद की बात होगी। एक होता है फैजाबाद, ठीक है, सभी लिखा देता हूँ इन क्वेश्चनों में सभी, मतलब कि आपका पेपर देखो। अब बात ऐसी है साथियों, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, SSCD का आ चुका है ना। तो अब कंप्लीट जो आपकी 1857 की क्रांति है, इसको कंप्लीट बायोडाटा जो भी है ना, विश्लेषण, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो इनको सभी को एक बार तार लीजिए। फैजाबाद से कौन करे थे? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला। तो इनको सभी को नोट करना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम नज़दीक आ चुका है, टाइम बहुत कम है इसलिए, ठीक है, 20 से 1 दिन बचे हैं। देखो 20 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 20 फरवरी से, ठीक है, तो 20 से 1 दिन आपके पास बचे। तो फैजाबाद से नेतृत्व कौन करे थे? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला इनका नाम होता है, ठीक है साथियों। और साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और 1857 की क्रांति से साथियों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो भी बता ही देता हूँ। जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें गवर्नर जनरल काफ़ी बार पूछा जाता है, गवर्नर जनरल कौन था? देखो 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था आपका? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग नहीं है, ओनली कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड इनके मतलब है ये अंग्रेजों के काम नहीं है लॉर्ड लगाने के, ये कोई अधिकारी थोड़ी थे।
तो इनके ओनली कैनिंग बोलिए, लॉर्ड कैनिंग नहीं। तो याद ना, गवर्नर जनरल कौन होता है आपके? कैनिंग। ठीक है, देश को लूट ले गए, अब भी इनके लॉर्ड लगाते रहेंगे हम। ठीक है, तो याद ना, गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति में, 1857 के विद्रोह में कैनिंग। एक चीज़ हो रहा है, ये भारत का पहला वायसराय हुआ था। 1858 के भारत शासन अधिनियम आया था। कब आया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस विद्रोह के बाद आया 1858 में भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा जो कैनिंग गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? भारत का पहला वायसराय। इसको भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन होता आपका? कैनिंग। ठीक है, उसको क्या बना दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का पहला वायसराय। तो कभी भी पूछा जाए 1858 के भारत शासन के अधिनियम के तहत पहला वायसराय बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? कैनिंग। और एक चीज़ और याद देना, 1858 का भारत शासन अधिनियम था ना, इसके द्वारा किस किस को समाप्त किया गया था? एक तो मुगल बादशाह का, जो मुगल बादशाह के पद को समाप्त किया गया था। जो मुगल बादशाह का पद होता है ना, इसको समाप्त किया गया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी ये शासन कर रही थी ना भारत पर, इनके अधिकार को समाप्त कर दिया। तो कभी भी पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। एक मुगल बादशाह का पद कब समाप्त किया गया, तो ये दोनों 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ वो बताई दी मैंने आपको, पहला वायसराय किस शासन अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा बना था? 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये हो गई आपकी 1857 की क्रांति कंप्लीट, उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लखनऊ से कौन कर रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखना, इसकी शुरुआत 1857 में कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 में मेरठ से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, वो मैंने बताई नहीं। ठीक है, 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाला कौन था, ये भी नोट कर लीजिए। 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाला कौन था, ये काफी बार पूछा जाता है। तो इसको प्रारंभ करने वाला कौन सा होता है? कोई नाम बताइए, कोई भी साथी। 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने वाला मंगल पांडे। मंगल पांडे। और ये किस छावनी, मतलब किस जगह से इसका नेतृत्व कर रहे थे? बैरकपुर से। याद रखना, ये किस क्षेत्र से कर रहे थे इसका नेतृत्व? 1857 की क्रांति का बैरकपुर से। ठीक है साथियों, बैरकपुर। आधुनिक और सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। तो आधुनिक और सारणी की खोज तो पता है सभी को, किसने की थी? मोसले ने की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी के लगभग। ठीक है, 1913 ईस्वी के लगभग मोसले ने क्या की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की। और यदि आवर्त सारणी की पूछे ना, आवर्त सारणी की खोज की थी जब किसने की थी? मेंडलीव ने। ये बात याद रखना। ठीक है, यदि ओनली आवर्त सारणी की खोज की पूछे तो मेंडलीव होते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी की पूछे तो मोसले ने की थी। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी? 1869 में। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया था? आविष्कार या खोज, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज या आविष्कार इसका किया था 1869 ईस्वी में। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने 1913 ईस्वी के लगभग। ठीक है, ये बात होगी इनकी खोज के बारे में। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए, परमाणु संख्या के आधार पर। इसमें कुल कितने तत्व हैं? इसमें कुल 118। काफी बार पूछा जाता है इसमें कुल कितने तत्व? 118 तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1946, मार्च 1942, जून 1947 या नवंबर 1949। तो भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसका चुनाव हुआ था, बताइए। तो जुलाई 1946। तो सभी को पता होगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ भारत में? 1946 में। मार्च 1942 में क्या घटना हुई थी? कौन सा मिशन भारत में आया था? तो मार्च 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। कभी भी पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
तो ये आया था कृषि मिशन भारत आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। माउंट बेटेन योजना कब हुई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। जून 1947 कौन सी योजना हुई थी? माउंट बेटेन योजना। ठीक है, याद ना, माउंट बेटेन योजना कब की है ये? 3 जून 1947 की। इसमें क्या गया था साथियों? भारत का विभाजन किया गया था इस योजना में, भारत का विभाजन। तो याद ना, माउंट बेटेन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। उसमें क्या गया था? भारत का विभाजन। और नवंबर 1949 में बता दीजिए कोई भी एक प्रमुख बात। ठीक है, 1949 की मैं डेट लिख देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। 26 नवंबर 1949। तो समझ गए होंगे इस समय क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो कभी भी बात हो, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, इसको अंगीकृत कब किया गया था? ठीक है, अंगीकृत कब किया गया था? तो कभी पूछा है संविधान बनकर कब तैयार हुआ, संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और आपको पता होगा ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को पूछे तो संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने, राजा राम मोहन राय, द्वारका प्रसाद, द्वारकानाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरेजियो ने। तो 1949 में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो यहां पर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑप्शन ए, ठीक है, सर विलियम जोन्स। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, कब की थी? 1784 ईस्वी में। इसको जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय। दिख रहे हैं आपके सामने, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 20 अगस्त। आप तो ओनली सन याद रखिए। ठीक है, सन याद रखिएगा आप। कभी पूछा जाए ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828। ठीक है, अगस्त 1828 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में की गई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। राजा राम मोहन राय ने अपना योगदान किसमें दिया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था ना। तो 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? यदि रोक की बात करें तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक जो अंग्रेज अधिकारी थे उसके द्वारा। तो कभी भी पूछा है 1829 में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने। किसके प्रयासों से? तो किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1829 में सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगाई गई? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसने लगाई? विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, इनको राजा की उपाधि किसको दी? ये राजा की उपाधि होती है ना। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय। एक अकबर द्वितीय भी शासक होते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये बात होना। सती प्रथा देख लीजिए साथियों। सती प्रथा ऐसी होती है कि सती प्रथा में यदि किसी महिला का मतलब कि सुहाग उजड़ जाता है, अपनी जो लैंग्वेज में बोलते हैं साथियों, उसका पति मर जाता है। ठीक है, कोई कारणों से डेथ हो जाती है, तो उसमें जो महिला विधवा हो जाती है, ठीक है, महिला विधवा हो जाती है ना, तो उसको क्या करा जाता है? वो अपना बलिदान दे देती है, अपना जो शरीर का त्याग कर देती है, अपने पति के साथ आँच में बैठ जाती है। ठीक है, ये होती है सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या होता है? किसी भी महिला का पति मर जाता है तो उसको उसके साथ आँच में बैठा दिया जाता है। ठीक है, आँच में बैठा दिया जाता है और वो अपने शरीर का त्याग कर देती है, वो बलिदान कर देती है। ये सती प्रथा होती है पहले, ये अपनी। ठीक है, ये होता था पहले। ठीक है, तो याद रखना, सती प्रथा कभी पूछा जाए सती प्रथा क्या होती है। इसमें महिला को अपने पति के साथ विधवा होने पर आँच में बैठा दिया जाता है, जिससे वो जलकर राख हो जाते हैं दोनों। तो ये सती प्रथा थी पहले साथियों। महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, आज के टाइम में बहुत डेवलप हो गया। ठीक है, इंडिया बहुत डेवलप हो गया। पहले
की बात अलग थी और अब की बात अलग है, ठीक है। कई प्रकार की कुप्रथाएं चल रही थी, रूढ़िवादी कुप्रथाएं चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भरतनाट्यम नृत्य करने वाली पहली नर्तकी जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित हुई, कौन हुई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह। तो कौन हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होता है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो क्या पूछ रहा है? भरतनाट्यम नृत्य करने वाली, तो एक इनका संबंध किस नृत्य से हो गया? भरतनाट्यम से। ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो भरतनाट्यम नृत्य करने वाली पहली नर्तकी जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में, तो राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली नर्तकी कौन होती है आपकी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है साथियों, जरूर याद रखना। इनको पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण इनको मिला था 1956। ठीक है, 1956 में इनको पद्म भूषण मिला और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। संगीत नाटक अकादमी भी मिला था इनको, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये कब मिला था? एक साल बाद 1957 में। ठीक है, पद्म भूषण 1956 में, इसके एक साल बाद 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है साथियों, ये हो गई आपके क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये मैंने अभी अभी बताया था, पिछला क्वेश्चन आया था, इनका संबंध किस किस नृत्य से होता है यामिनी कृष्णमूर्ति का? तो भरतनाट्यम बताया था एक, तो मैंने भरतनाट्यम एक कौन सा बताया था? कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, कुचिपुड़ी से। ठीक है, अब आप आता है लीला सैमसन। लीला सैमसन पर चलते हैं। लीला सैमसन का संबंध किससे है? इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही होता है। ठीक है, लीला सैमसन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। इनको पद्मश्री मिला था, इनको मिला था पद्मश्री, ये चीज़ याद रखना। इनको पद्मश्री कब मिला था? 1990 में। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1999 से 2000 के बीच में। ठीक है, यदि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1999 से 2000, और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री 1990 में। ठीक है साथियों, एक सोनल मानसिंह और होती है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध, इनका दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंध होता है। एक तो भरतनाट्यम से, ठीक है, जैसे उनका संबंध था ना यामिनी कृष्णमूर्ति का भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का, ऐसे इनका होता है भरतनाट्यम और एक होता है ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम प्लस में ओडिसी। तो ये याद रखना, कभी भी पूछा जाए सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम और ओडिसी से। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण की शुरुआत, वो पद्म भूषण कब मिला था? 1952 में। ठीक है, वो शुरुआत तो बताऊंगा मैं, मुंह से निकल गया तो शुरुआत ही बता ही देंगे। पद्म भूषण कब मिला था? 1952 में। और पद्म विभूषण भी छाप लीजिए। पद्म विभूषण का पूछा जाए तो 2003 में। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2003 में, और पद्म भूषण मिला था 1992 में। ठीक है, ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। ये भी याद रखना साथियों, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सी होती हैं? तो सोनल मानसिंह। तो याद ना। और ये पूछा जाए ऐसी कौन सी नर्तिका है जिनको राज्यसभा में कला के क्षेत्र में पहली बार नामित किया गया, तो वो नर्तकी कौन सी होती है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, इसको याद रखना। और वैजयंती माला एक मैंने पढ़ाया था, वैजयंती माला का भी याद रखना, पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया था। ठीक है, वैजयंती माला आई थी ना पिछले क्वेश्चन में, वो मैंने बताया नहीं था, अब बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब वैजयंती माला, तो ये वैजयंती माला कौन है? इनका संबंध किस नृत्य से होता है? भरतनाट्यम से। ठीक है, ये भारत की पहली अभिनेत्री है, दक्षिण भारत की अभिनेत्री, पहली, मैं लिख देता हूं, पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री। ठीक है, तो जान लीजिए इसके बारे में, पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया, ठीक है, जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। आगे आप लिख लीजिए। तो वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया था। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपका। ठीक है साथियों, तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर बता दीजिए। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। मैंने 10 ही क्वेश्चन बनाए और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक ऐसी बात नहीं है मैंने 10 ही क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। तो ठीक है, तो बताइए अब हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा?
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? ये कहाँ खुल चुका है? तो ये तमिलनाडु में। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है? देखो, इनको नोट कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया इसका तमिलनाडु। एक बात करते हैं, तो देश का पहला ड्रोन स्कूल की बात करें तो कभी भी पूछा जाए आपसे देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है? आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किसका मकबरा है? ये होता है आपका तानसेन का मकबरा। ठीक है, या न ग्वालियर मध्य प्रदेश में किसका मकबरा है? तानसेन। और तानसेन किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के। ठीक है, ये एक संगीतक था तानसेन। तो देश का पहला, ठीक है, ये पहला है। तो भारत देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ का लगा है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ खोला गया है। अब एक बात करते हैं, आपके देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब। तो भारत देश की पहली ड्रोन, ठीक है, ड्रोन से संबंधित क्वेश्चन है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ सभी। ड्रोन फोरेंसिक लैब। ठीक है, ये लैब कहाँ खोली गई है? ये लैब केरल में विकसित की गई है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ विकसित हुई है, तो ये केरल में विकसित हुई है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च कहाँ किया गया है? स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन को लॉन्च किया गया है, तो कहाँ लॉन्च किया गया ये? इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा होता है? करने वाला पहला राज्य ये होता है उत्तराखंड। तो इन सभी को नोट कर लीजिए। एक बार मैं बोल देता हूँ फिर से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10वां, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब वो होती है कहाँ विकसित हुई थी? केरल में। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उत्तराखंड की राजधानी की होती है, आपको पता ही होगी, देहरादून। ठीक है साथियों, तो ये हमारे कुल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से निवेदन है, जो भी साथी क्लास देख चुके हैं, ठीक है, जो साथी क्लास देख रहे हैं तो वो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और क्लास में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कंटेंट कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। यदि कंटेंट पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, आपका नज़दीक आ चुका है SSC GD का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। SSC GD तक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।